हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 26 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या यूपी में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। परिक्रमा मार्ग निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि फर्म कॉर्टेवा एग्री साइंस ने किस राज्य में 40,000 एकड़ में सतत चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक समूह द्वारा आयोजित 2030 जल संसाधन समूह के साथ 3 साल की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है वो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF है इसमें जनवरी से लेकर के जून 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताया गया है। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो 21 रुपये फीस रखी गई है। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये जो PDF है वो आपकी ईमेल पर पहुँच जाती है। तो ईमेल पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। और ध्यान रखना है कि मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा? रजत पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक उम्र में 4ठी कक्षा उत्तीर्ण करने वाली भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। उन्होंने कितनी उम्र में 4ठी कक्षा उत्तीर्ण की थी? तो ये की थी 105 वर्ष में। यानी उन्होंने जो 4ठी कक्षा उत्तीर्ण की थी वो 105 वर्ष की उम्र में की थी। अगला क्वेश्चन है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संदेश झिंगन। अगला क्वेश्चन है, पेरू पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्थान नेचर इंडेक्स 2021 में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 23वें स्थान पर। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्थान है ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये किया है रसिया ने। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। बताइए यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में। लोहम ने ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है। लोहम क्लीन टेक विश्व की अग्रणी लिथियम आयन बैटरी कंपनियों में से एक है। इस सुविधा में 300 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और कौन स्थापित करेगा? तो लोहम क्लीन टेक जो कंपनी है ये लिथियम आयन बैटरी कंपनी है जो कि विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। इसका मकसद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजना है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अलावा यह केंद्र घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजेगा। इससे आम जनता के साथ साथ सरकार और उद्योग के लिए भी समाधान तैयार किया जा सकता है। इस हब का नाम क्या है? तो C3I हब इसका नाम है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मकसद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजना है। और इसके अलावा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अलावा जो है ये केंद्र में घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर किस भारतीय को स्थान मिला? तो ये मिला है पीयूष द्विवेदी को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पीयूष द्विवेदी। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने वोकल फॉर लोकल पर काम करने वाले भारत के 16 उद्यमियों को कवर पेज पर शामिल किया है, जिसमें नोएडा के उद्यमी पीयूष द्विवेदी को भी जगह मिली है। वह यूपी से अकेले उद्यमी हैं जिन्हें ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए प्रतिष्ठित फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने देश के महत्वाकांक्षी वोकल फॉर लोकल अभियान के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। उन्हें इसी साल भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने 16 उद्यमियों को कवर पेज पर शामिल किया, भारत के 16 उद्यमियों को, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से केवल एक उद्यमी पीयूष द्विवेदी को इसमें जगह मिली। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसी साल उन्हें भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो पीयूष द्विवेदी हैं ये मूल रूप से औरैया के तिलक नगर निवासी जो है ये नोएडा में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अपने पूरे परिवार के साथ ये नोएडा में रहते हैं। और दोस्तों जो पीयूष द्विवेदी हैं इनकी कूड़े से जैविक ईंधन बायोफ्यूल बनाने का काम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश भर में इनकी जो है प्रशंसा की जा रही है। और दोस्तों उन्होंने ये बताया है कि देश भर में कूड़े से जैविक ईंधन बनाने की मंशा के तहत औरैया जिले में आने वाले 2 वर्षों में 3 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पंप लगाने का इनका लक्ष्य है, जिससे कूड़े को गैस में परिवर्तित करके बायोगैस बनाई जाएगी और पंप के जरिए बेचा जाएगा। तो ये इनका लक्ष्य है। तो ध्यान रखना है कि पीयूष द्विवेदी ये कहाँ के निवासी हैं? ये औरैया के निवासी हैं जो कि वर्तमान में नोएडा में रह रही है। अगला क्वेश्चन है, फकीर आलमगीर की मृत्यु कोविड-19 की जटिलताओं के कारण हुई है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गायन से संबंधित। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे फकीर आलमगीर। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। गायक सांस्कृतिक संगठन क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गढ़ शिल्पी गोष्ठी के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं आलमगीर, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा 2008 गो 20 क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह। हाल ही में खबरों में रहा 2008 गो 20 एक क्षुद्र ग्रह है। इस क्षुद्र ग्रह की लंबाई 230 मीटर और चौड़ाई 97 मीटर होने का अनुमान है। नासा के मुताबिक यह क्षुद्र ग्रह आकार में ताजमहल से 3 गुना बड़ा है
और 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि इस क्षुद्र ग्रह से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। भुवनेश्वर स्थित पठानी सामंत तारामंडल के उप निदेशक ने बताया कि 2008 GOOD-20 नामक यह क्षुद्र ग्रह भारतीय मानक के अनुसार रविवार रात 11:21 पर पृथ्वी के सबसे करीब होगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है ये क्षुद्र ग्रह एक चर्चा में बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका नाम क्या है, तो 2008 GOOD-20 या 2008 GOOD-20 इसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो खबरों में बना हुआ है 2008 GOOD-20 ये क्या है, ये एक क्षुद्र ग्रह है। अब दोस्तों क्षुद्र ग्रह होते क्या है, तो क्षुद्र ग्रह जो है खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और यह आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला खोजा जाने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सेरेस, नाम ध्यान रखना है सेरेस। ये जो है खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह है जो कि कब खोजा गया था, तो 1819 में ये खोजा गया था। किसके द्वारा, तो ग्यूसेप पियाजी द्वारा ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक स्टार्टअप के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए थिलाईराजन के साथ आईआईएम बेंगलोर के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन चिंचवडकरोफ द्वारा सहलिखित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसका विमोचन किसने किया है, तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसका विमोचन किया है। अब दोस्तों नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सरकार निम्नलिखित में से किसके विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। बांग्लादेश सरकार फेसबुक के विकल्प में जोगाजोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय उद्यमियों को किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना सूचना और डाटा साझा करने के लिए अपना खुद का मार्केट प्लेस बनाने में मदद करेगा। सरकार व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में एक संचार ऐप अल्पन विकसित करने के लिए भी कार्य कर रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो सरकार है वो फेसबुक के जगह पर एक दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना बना रहा है। कौन सा, तो जोगाजोग नाम का जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये फेसबुक की जगह पर विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा जो बांग्लादेश सरकार है ये व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में भी एक ऐप विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। तो व्हाट्सएप के स्थान पर कौन सा ऐप किया जाएगा, अल्पन नाम का एक ऐप जो है ये विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुवरी सुब्बा राव द्वारा बैंक विदेश सोल इक्विटास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी के गरियाली। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी के गरियाली की पुस्तक बैंक विद ए सोल इक्विटास को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुवरी सुब्बा राव द्वारा जारी किया गया था। पुस्तक में वे लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखते होगा कि कैसे एक संस्थापक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने इक्विटास को बैंकिंग से परे जाकर 30 लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका निभाते हुए देखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है बैंक विद ए सोल इक्विटास ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये आईएएस अधिकारी सी के गरियाली की पुस्तक है और इसे
जारी किसने किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केजरीवाल सरकार ने कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दिल्ली के कितने बहादुरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 लोगों को। केजरीवाल सरकार ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दिल्ली के 6 बहादुरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि को मंजूरी दी है। जिन बहादुर जवानों के परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी उनमें से 2 अधिकारी दिल्ली पुलिस में हैं, 3 भारतीय वायुसेना के, जबकि 1 जवान नागरिक सुरक्षा में तैनात थे। राजस्व विभाग ने मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केजरीवाल सरकार ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दिल्ली के 6 बहादुर परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दिसंबर 2021 तक 35 नए भूकंपीय वेधशालाओं को चालू करने का निर्णय लिया है, जिससे इनकी संख्या 150 हो गई है। अतिरिक्त 100 नई वेधशालाएं किस वर्ष तक स्थापित की जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS ने दिसंबर 2021 तक 35 नई भूकंपीय वेधशालाओं को चालू करने का निर्णय लिया है, जिससे इनकी संख्या 150 हो जाएगी। मार्च 2026 तक अतिरिक्त 100 नई वेधशाला स्थापित की जाएंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत NCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी देश में और उसके आसपास भूकंप की निगरानी और अध्ययन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है NCS, उसने दिसंबर 2021 तक 35 नई भूकंपीय वेधशालाओं को चालू करने का निर्णय लिया है, जिससे कि अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 150 इसकी संख्या हो जाएगी। और इसके अलावा 2026 तक, मार्च 2026 तक अतिरिक्त 100 नई वेधशालाएं और स्थापित की जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि जो NCS है ये क्या है? तो ये जो है देश में और उसके आसपास भूकंप की निगरानी और अध्ययन करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी जो है वो बनाई गई है। तो दोस्तों ये थे 26 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव के रूप में कितने गांव को गोद लिया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 2। और कौन कौन से गांव गोद लिए थे? तो ध्यान रखना है कि सेवापुरी ब्लॉक के पूरे बरियार गांव और आराजी लाइन ब्लॉक के परामपुर गांव को इन्होंने गोद लिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।